निशा जब दिल्ली पहुंची तो उसके मन में सिर्फ एक चीज थी, नई जिंदगी की शुरुआत। बिहार के छोटे शहर से आई थी, दिल में बड़े सपने लेकर। एमए हिंदी की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ही उसे एक गर्ल्स पीजी मिल गया था। निशा अपनी माँ को फोन करती है, माँ मैं पहुंच गई हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और समय समय पर हमें फोन करती रहना। निशा का यह पहली बार था जब वो घर से इतनी दूर अकेले रहने आई थी। उसके मन में डर भी था और उत्साह भी। निशा पीजी पहुंचती है तो ये है मेरा नया घर, अब यही रहकर आगे के लिए पढ़ना होगा मुझे। पीजी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन एक चीज निशा को शुरू से अजीब लगी, उसके बाथरूम का नल। जैसे ही वो नल खोलती, उससे लोहे और गीली सीलन जैसी गंध आती। एक बार तो नल से बहते पानी में कुछ काले धब्बे भी दिखे, जैसे राख हो। यहाँ कितना गंदा पानी आता है, इसकी तो कंप्लेन करनी पड़ेगी। उसने जब यह बात अपनी रूममेट रीता से कही तो वो बस बोली, रात को वो नल मत चलाना। क्यों? अगर तुम्हें भी यही फॉलो करने पड़ेंगे। पहली ही रात जब निशा सो रही थी, उसे बाथरूम से कुछ आवाजें सुनाई दी। निशा निशा नल खोलो। उसने करवट बदली, सोचा सपना है, लेकिन कुछ देर बाद नल अपने आप खुल गया। धीमी सी चीम और फिर पानी की जगह कुछ और। वो उठी और देखा, पानी नहीं बह रहा था बल्कि गाढ़ा काला तरल फर्श पर गिर रहा था। रीता, रीता उठो, ये क्या हो रहा है? देखो कुछ फैला पड़ा है, गंदा काला। देखो ना रीता। रीता एकदम उठी और उठते ही रीता फिर जोर से चिल्लाई, नल बंद करो, अभी बंद करो, जल्दी करो निशा, नल बंद करो। निशा बाथरूम में गई, नल बंद करने की कोशिश की, लेकिन नल बंद ही नहीं हो रहा था। रीता, यह तो बंद ही नहीं हो रहा है। कोशिश करो निशा, हो जाएगा बंद। निशा ने जैसे तैसे नल बंद किया और तभी नल के पास से एक औरत की आवाज सुनाई दी। मैंने हाथ नहीं जलाया था, उन्होंने मुझे मजबूर किया था। निशा और रीता एक दूसरे को देखते रह गई। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, तो आज कैसे? पता नहीं यह क्या हो रहा है। वो दोनों रात भर सो नहीं पाई। पूरी रात बस यही सोचती रही कि वो आवाज किसकी थी और वो हमसे क्या बताना चाहती थी। अगले दिन उनकी उम्र हो चली थी, लेकिन उनके बेटे अभय की शादी नहीं हो पाई थी। गांव के सारे लोग यही कहते, ठाकुर साहब का बेटा तो पढ़ा लिखा है, शहर में नौकरी करता है, उसकी बहू तो बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी होगी। एक दिन ठाकुर रामलाल के पास एक अजनबी औरत आई, रत्ना नाम की। उसने कहा कि वो अपने गांव से भागकर आई है, पढ़ी लिखी है और अच्छे घर में ब्याह करना चाहती है। ठाकुर साहब को रत्ना पसंद आ गई और उन्होंने अपने बेटे अभय की शादी रत्ना से कर दी। रत्ना देखने में बेहद खूबसूरत थी, गोरा रंग, लहराते बाल और हमेशा सुनहरे रंग का जोड़ा पहनती थी। शादी के बाद हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी घर में अपने आप दरवाजे खुल जाते, कभी रात को रसोई से हंसने की आवाज आती। गांव के लोग कानाफूसी करने लगे। ठाकुर साहब की बहू में कुछ तो गड़बड़ है। रत्ना असल में इस गांव की एक लड़की थी, चंपा, जिसे गांव के जमींदारों ने धोखा देकर मार डाला था। उसकी आत्मा सालों तक भटकती रही। अब वो इस हवेली में बहू बनकर लौटी थी ताकि अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सके। रवि एक साधारण युवक था जो मुंबई के एक ऑफिस में नौकरी करता था। हर दिन की तरह वही भागदौड़, वही भीड़ और वही थकान। लेकिन एक रात कुछ बदल गया। उस रात रवि ने एक अजीब सपना देखा। सपने में वो एक पुरानी हवेली के सामने खड़ा था। जब रवि ने दरवाजा खोला तो वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया। वहां कोई आवाज नहीं थी, न हवा, न पक्षी, न इंसान। एकदम शांत। आसमान नीला था, जमीन पर फूल थे और हवा में हल्की धुंध। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, तुम आ ही गए। वो लड़की थी, सफेद कपड़ों में लिपटी, आंखें कजरी और चेहरा एकदम शांत। उसका नाम था नैरा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसने कहा। क्यों? रवि ने पूछा। क्योंकि तुम्हें कुछ याद दिलाना है। ये सपना नहीं, तुम्हारी पुरानी जिंदगी है जिसे तुम भूल चुके हो। रवि हैरान रह गया।
नैरा ने उसे एक झील के किनारे ले गई, जहां पानी बिल्कुल दर्पण जैसा साफ था। जैसे ही रवि ने उस झील में झांका, उसने खुद को देखा। नैरा ने बताया कि रवि एक योद्धा था जो एक शापित आत्मा से इस दुनिया को बचा रहा था, लेकिन उस युद्ध में वह मारा गया और फिर उसकी आत्मा मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लिया है। और अचानक रवि की आंख खुल गई। वो अपने कमरे में था, पसीने से भीगा हुआ। क्या यह सिर्फ सपना था या कोई सच्चाई? ये सपना नहीं, कोई अतीत था। कुछ गांव में बहुत ही अजीब सी बात हो रही थी, कुछ भूत प्रेत आत्माओं की। खासकर यह बात है एक गांव हीरापुर की, जहां एक अजीब सी औरत हर पूर्णिमा की रात प्रकट होती थी। लोग कहते थे कि वो आम बेचने आती है। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आती थी और कहाँ चली जाती थी। ये बहुत रहस्यमय था। आज भी पूर्णिमा की रात है। कितना सुंदर चांद निकला है। ठंडी हवा बह रही थी और गांव की गलियां सन्नाटे में डूबी थीं। तभी गांव के चौक पर एक धीमी धीमी आवाज गूंजने लगी। आम ले लो, हीरापुर की निशानी मीठी आम। नीरज, जो गांव का सबसे निडर युवक था, अक्सर अपने दोस्तों के साथ देर रात तक बाहर रहता था। उस रात भी वह अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठा था। वो उस औरत की कहानियों को महज अफवाह मानता था और उसने कहा, अरे भाई, ये सब बुड्ढों की बनाई कहानियां हैं। चलो जरा हम भी देख कर आते हैं। इतनी सुंदर और मीठी आम आई है बेचने, और ये इतनी रात आम, आखिर बेचता कौन है? उसके दोस्त थोड़े डरे हुए थे, लेकिन राजा की हिम्मत देखकर वो भी उसके पीछे चल पड़े। गांव के चौक पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक दुबली पतली औरत लाल साड़ी पहने सिर झुकाए बैठी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और वह लकड़ी के एक टोकरी में रंग बिरंगी आम रखे बैठी थी। ओ आम बेचने वाली, ये मुंबई की आम है। हमें भी दिखा जरा, देखें तो तेरी आम सच में अच्छी है या बस नाम की है। तभी वो औरत उसको घूर कर देखती है और फिर हल्की सी मुस्कान देते हुए बोलती है, कोई बात नहीं साहब, गलती इंसानों से ही होती है। वैसे इसका मूल्य तो तुम्हें कल पता चलेगा। नीरज ने उसकी ओर हाथ बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसके हाथ औरत के हाथ से छुए, उसे एक ठंडी सनसनाहट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे बर्फ के टुकड़े पर हाथ रख दिया हो। उसने झट से हाथ खींच लिया। चल भाई रामू, ये जगह अच्छी नहीं लग रही। तुझे मजाक करना था, तूने वो कर लिया। अब डर लग रहा है। हाँ भाई, सही बोल रहा है। यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। अरे डरपोक हो, देखो मुझे नहीं पता था तुम इतने डरपोक हो। देखो कुछ नहीं हुआ, ये सब बकवास है। तुम इससे क्यों डर रहे हो? हम घर जा रहे हैं। तुझे चलना है तो चल, क्योंकि यहाँ अब कोई नहीं रुकेगा। अच्छा चलो घर चलते हैं। गुस्सा मत करो, मैं भी चल रहा हूँ घर तुम लोगों के साथ। हाँ, अब चुपचाप सब अपने घर जाकर आराम करो। आज के लिए बहुत हुआ ये सब। लेकिन गांव के कोने में खड़ा एक विशाल और डरावना बरगद का पेड़, दिन में यह आम पेड़ जैसा लगता था, लेकिन रात होते ही इस पर किसी अजनबी शक्ति का साया महसूस किया जाता। सुबह का समय था। श्यामलाल काका, बरगद के पेड़ के बारे में सुना है। मैंने लोग कहते हैं वहां कुछ अजीब होता है। ऐसा मत बोलो बेटा, वो पेड़ अशुभ है, वहां जाना मना है। पर क्यों? क्या सच में वहां कोई आत्मा रहती है? मैंने खुद देखा है उस पेड़ पर सफेद साड़ी पहने एक औरत को, उसकी लाल आंखें, उलझे हुए लंबे बाल, और वो हंसी। उफ, वो हंसी आज भी कानों में गूंजती है। वो कौन थी? उसका नाम था कजरी। उसके साथ गांव वालों ने बहुत अन्याय किया था। कुछ देर वहां रुकने के बाद वो दोनों चौपाल से उठ जाते हैं और एक खोखे की तरफ चाय पीने जाने लगते हैं। राजू भाई, तुम्हें क्या लगता है, क्या गांव वाले सही कह रहे हैं? पता नहीं यार, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था। एक पल को तो मुझे ये लगा ये लोग फेंक रहे हैं, लंबी लंबी यूं ही डर का माहौल बनाने के लिए हैं। हम क्यों ना खुद जाके सच्चाई पता की जाए? क्यों, क्या कहते हो? हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था। तुमसे पता तो करना पड़ेगा, आखिर सच्चाई क्या है उस पेड़ की। शाम ढलने लगती है। राजू और कमल को गांव वालों की बातें अफवाह लगी, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। वे दोनों बरगद के पेड़ तक पहुंचे। पेड़ का आकार डरावना था। जैसे ही उन्होंने पेड़ को छुआ, अचानक हवा तेज हो गई। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी पेड़ के पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वे पीछे मुड़े, वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी पेड़ के ऊपर से एक औरत की डरावनी हंसी गूंजी। दोनों की सिटी पिट्ठी गुल हो गई।
दोनों गांव की तरफ भागे। पीछे से किसी के पैरों के घसीटने की आवाज आती रही। रात भी हो चुकी थी। डरावनी हंसी की गूंज उन्हें दिल का दौरा पड़ ही जाता। अगर उन्हें चौपाल पहुंचने में थोड़ा